हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवनीस किचन डिलाइट्स। मैं हूं सुनैना अंशु और दीपावली के शुभ अवसर पर आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय और स्वादिष्ट भारतीय मिठाई केसर रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूं। आइए जानते हैं केसर रसमलाई को कैसे बनाते हैं। रसमलाई खाना तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसे घर पर बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्रोसेस अगर राइट टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके बनाएं तो एकदम सिंपल है और कोई भी इसे आसानी से घर पर बना सकता है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि हलवाई जैसी बाजार वाली रसमलाई कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह रसमलाई कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। यह कितने आसानी से इस रस को सोख रही है। यह सिर्फ माउथ वाटरिंग लग ही नहीं रही, बल्कि वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। किसी भी ओकेशन जैसे बर्थडेज, पार्टीज या फिर किसी त्योहारों के समय आप इसे घर पर बना सकते हैं। आप इसे 1 से 1.5 घंटे के भीतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, रसमलाई बनाना तो 3 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम इसमें रस या राबड़ी बनाते हैं, फिर छेना रसगुल्ला बॉल्स बनाते हैं जिसे हम रसमलाई बॉल्स भी कहते हैं, फिर इन दोनों को असेंबल करके हम रसमलाई बनाते हैं। रस तैयार करने के लिए मैं 1 लीटर टोंड गाय के दूध का उपयोग कर रही हूँ और छेना बॉल्स तैयार करने के लिए मैं 1.5 लीटर टोंड गाय के दूध का उपयोग कर रही हूँ। इस रेसिपी में भैंस के दूध का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपको नरम छेना नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर केवल गाय के दूध का उपयोग करना है। मैंने यहाँ पर 3.5% फैट के साथ टोंड गाय के दूध का उपयोग किया है। चूँकि छेना बॉल्स और कुछ नहीं बल्कि पनीर ही होता है, तो छेना बनाने के लिए हमें दूध में फ़ैट की आवश्यकता होती है और कम फैट वाला दूध या स्किम्ड दूध इस रेसिपी के लिए काम नहीं करेगा। रसमलाई की रबड़ी या रस बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 1 लीटर गाय का टोंड दूध डाला है। दूसरे बर्तन में मैंने 1.5 लीटर टोंड गाय का दूध डाला है। इस दूध का उपयोग हम छेना बॉल्स बनाने के लिए करेंगे। आप किसी भी भारी तले के बर्तन का उपयोग करें। मैंने यहाँ स्टील के बर्तन का इस्तेमाल किया है। अब गैस स्टव के मध्यम आंच पर हम वो बर्तन रखेंगे जिसमें हमने 1 लीटर गाय का दूध डाला था और उस दूध में पहले उबाल आने दें। दूसरे गैस स्टव की धीमी आंच पर हम वो बर्तन रखेंगे जिसमें हमने 1.5 लीटर गाय का दूध डाला था और उस दूध को उबाल आने तक गर्म करेंगे। दोनों बर्तन में अलग अलग कलछुल से हमें दूध को लगातार चलाते रहना है ताकि यह दूध बर्तन के तले से न चिपके। हम दोनों बर्तनों में एक साथ दूध को गर्म कर रहे हैं ताकि हम कुछ प्रिपरेशन टाइम बचा सकें। साथ ही जब इन दोनों बर्तनों में दूध गर्म हो रहे हैं तब हम कुछ और प्रिपरेशन भी करेंगे। हम यहाँ पर कोई भी एक बड़ा बर्तन या बोल, एक छलनी और मसलन का या कॉटन का कपड़ा लेंगे। छलनी को बड़े बर्तन के ऊपर रखेंगे और फिर कॉटन के कपड़े को इस तरह से छलनी के ऊपर रख देंगे। छेना बनाने के दौरान हमें इस व्यवस्था की आवश्यकता होगी। रबड़ी या रस बनाने के लिए जो दूध गर्म करने रखा था वह दूध लगभग गर्म हो चुका है और उबलने वाला है। तब तक बर्तन के किनारों को स्क्रैप करते हैं और थोड़ा सा चला लेते हैं। दूध उबल रहा है। अब हम आंच को सबसे कम रखते हैं और एक एक करके कुछ सामग्री डालते हैं। इस दौरान हम दूध को चलाते रहेंगे और रिड्यूस होने देंगे, यानी गाढ़ा होने देंगे। इसी दूध में हम 125 ग्राम चीनी मिलाएंगे और चीनी आप अपने हिसाब से जितना मीठा आपको चाहिए आप मिला सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम दूध को अच्छे से चला लेते हैं ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। बर्तन के किनारों पे जो मलाई जमी है उसे कुरच कर या स्क्रैप करके हम दूध के साथ मिला लेंगे। इससे यह दूध और भी क्रीमी बनेगी। अब हम दूसरे बर्तन में जिसमें हमने 1.5 लीटर दूध छेना बनाने के लिए रखा था उसे देखेंगे।
उबाल आने तक हम इसे भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। क्योंकि ये दूध ज़्यादा क्वांटिटी का है और हमने फ्लेम को भी बहुत लो रखा था, तो इसे उबाल आने में ज़रा टाइम लगेगा। और ये मैंने जानबूझ के किया है ताकि रस तैयार होने तक ये उबलता रहे। अब हम फिर से रस वाले दूध की तरफ जाते हैं और इसमें हम 2 चुटकी केसर मिलाएंगे और अच्छे से मिला लेंगे। यह केसर दूध को अच्छा रंग भी देगा और फ्लेवर भी, लेकिन यह रंग सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम इसमें लेमन येलो कलर का फूड कलर मिलाएंगे। हम इसमें 2 पिंच पहले डालते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। 2 पिंच फूड कलर मिलाने के बाद में भी इस रस में एक्सपेक्टेड कलर नहीं आया है, इसलिए हम इसमें और 2 पिंच फूड कलर मिलाएंगे, वही लेमन येलो कलर। अच्छे से मिला लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमें जो कलर रसमलाई में चाहिए था वह आ गया है। मैंने 5 से 8 बादाम और 8 पिस्ता 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखे थे। उन्हें मैंने छिलकर बारीक काट लिए हैं। तो 1 टेबलस्पून कटे हुए बादाम और 1 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ता मैंने इस रस वाले दूध में डाल दिया है। अच्छे से मिला लें और इन ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवर भी इस दूध में आ जाएंगे। केवल इलायची पाउडर मिलाना बाकी है, जिसे आप अभी या बाद में मिला सकते हैं। मैं बाद में मिलाऊंगी। जो कंसिस्टेंसी हमें इस रस वाले दूध में चाहिए वो ये है। हमें ज़्यादा थिक नहीं रखना है, जैसे कि रबड़ी में होता है, जो थिक वाला रबड़ी मिलता है वो नहीं रखना है। हमें यहाँ पे थिन कंसिस्टेंसी वाली रबड़ी बनानी है। आप देख सकते हैं कि रस वाले दूध में उबाल आ गया है और हमारे रसमलाई के लिए राबड़ी या रस बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को इस स्टेज पर ऑफ कर देते हैं। इस रसमलाई के लिए जो ये रस हमने तैयार किया है, इसे बनाने के लिए 20 से 25 मिनट का समय लगा है। इस रस वाले बर्तन को ढक कर रख देंगे। छेना बॉल बनाने के लिए जो 1.5 लीटर दूध हमने दूसरे गैस स्टोव पर गर्म करने रखा था, वो भी लगभग गर्म हो चुका है और इस पर हमें क्रीम की परत बनने नहीं देनी है, इसलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। इस दूध को हमें रिड्यूस नहीं करना है, केवल उबालना है। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, हम गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देते हैं। अब हम इस दूध को फाड़ेंगे। इसे करने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ तैयारियाँ जो पहले करके रखी थी, उसके साथ मैंने बर्फ़ वाला पानी भी रख दिया है। छेना बनाने के लिए जो दूध फाड़ना है, उसके लिए मैंने यहाँ एक बोल में 3 टेबलस्पून विनेगर लिया है। इसे सिरका भी कहते हैं। 1 टेबलस्पून विनेगर मैंने दूध में डाल दिया है और धीरे से चला रही हूँ। आप देख सकते हैं कि विनेगर डालने के बाद दूध थोड़ा थोड़ा फटने लगा है। विनेगर से दूध अच्छा फटता है, इसलिए मैं इसे प्रेफर करती हूँ। अब मैं दूध में 1 और टेबलस्पून विनेगर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से चला लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि दूध और थोड़ा फटने लगा है। आप चाहो तो लेमन जूस का उपयोग करके भी दूध को फाड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी इससे दूध अच्छे से नहीं जल्दी फटता है, तो मैंने विनेगर का उपयोग किया है। अब मैं यहाँ पर आखिरी टेबलस्पून विनेगर डाल रही हूँ और फिर से अच्छे से जेंटली मिला लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि अब दूध और ज़्यादा फट रहा है। टोटल 3 टेबलस्पून विनेगर डाल के मैंने इस दूध को पूरी तरह से फाड़ लिया है। आप देख सकते हैं कि छेना दूध से पूरी तरह से अलग हो चुका है। इस हरे पानी को हम वे कहते हैं और हिंदी में इसे मट्ठा कहते हैं। अब बिना समय बर्बाद किए जल्दी से गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें और बर्फ़ के साथ ठंडा पानी 2 से 3 ग्लास इसमें डाल दें, जो हमने पहले तैयार करके रखा था।
बर्फ़ का ठंडा पानी डालने से इसका फर्दर कुकिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा और यह अगर हम करने में देर कर देते हैं तो छेना बाद में रबरी या च्यूई हो सकता है। छेना इकट्ठा करने के लिए आप इस मिश्रण को कॉटन के कपड़े के ऊपर से छान लें। छेना के साथ कपड़े को चारों कोनों से इस तरह से पकड़कर उठा लें और इसे अच्छे से ट्विस्ट करें और स्क्वीज़ करके सारा मट्ठा या वे निकाल लें। ये जो वे होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है। आप इसे चपाती का आटा गूंथने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें विनेगर है तो मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया है। फिर से इस कॉटन के कपड़े को खोलकर इसके अंदर के छेने को साफ पानी से धो लें। ये पानी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे ही है। ऐसा करने से छेना में से विनेगर के ट्रेसेस निकालने में मदद मिलती है। इससे छेना में से विनेगर का टेस्ट और स्मेल चला जाता है। छेना में से एक्सेस पानी हम फिर से इस तरीके से स्क्वीज करके निकाल देंगे। विनेगर को हटाने के लिए एक और तरीके से हम छेना को धो सकते हैं। एक बर्तन में साफ पानी लें और कपड़े को छेना के साथ साफ पानी में कुछ बार डुबो लें। इससे विनेगर का स्वाद और टेस्ट निकल जाएगा। अच्छे से स्क्वीज करके एक्सेस पानी निकाल लें। हमें इसे तब तक स्क्वीज करके पानी निकालना है जब तक इसमें से केवल 6 से 8 बूंदे जैसी पानी ना निकलने लगे। हमें इसे एकदम ड्राई होने तक नहीं निचोड़ना है, क्योंकि हमें छेना में थोड़ी सी नमी बनाए रखनी है। क्योंकि अगर छेना एकदम ड्राई हो गया तो बाद में छेना बॉल्स बनाते समय हमें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वह उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे और फिर वो शुगर सिरप में डालते वक्त भी ब्रेक हो जाएंगे। छेना के साथ इस कपड़े को मैंने एक बड़े प्लेट पर रख दिया है। इसमें से मैं छेना को प्लेट पर ट्रांसफर कर लेती हूँ। उंगलियों की सहायता से छेना के लम्स को तोड़ दें। आप देख सकते हैं कि ये छेना कितना दानेदार और दरदरा है। हम इसे खुरदरा कहते हैं। अब हम इस रेसिपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप करने जा रहे हैं। अब हम अपने हथेली की एड़ी से छेना को दबाएंगे और इस तरीके से दबाकर इसका महीन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दबाने के बाद छेना का कितना फाइन और सॉफ्ट पेस्ट बन गया है। इसी तरह बाकी के छेना को भी मसलकर उसका फाइन पेस्ट बना दें। इसे अच्छी तरह से करने से न चूके, इस प्रक्रिया में लगभग 5 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए, यहाँ हमने सारे छेना को मैश कर लिया है। छेना को और गूंथने से पहले हम शुगर सिरप या चाशनी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक चौड़े तले के बर्तन में 1 लीटर पानी गर्म करेंगे और उसमें उबाल आने से पहले उसमें 200 या 250 ग्राम चीनी डालेंगे। हमने चीनी और पानी को लगभग 1:4 रेशियो में लिया है। हमें बिना तार की चाशनी बनानी है, बस एक उबलता हुआ गरम चीनी का पानी बनाना है। इसलिए हम शुगर सिरप को धीमे आंच पर गरम करेंगे और जब हमारा छेना गूंथ के तैयार हो जाए तब हम आंच को तेज कर देंगे। तब तक हम उसे धीमे आंच पर ही गरम करेंगे। जब तक शुगर सिरप तैयार हो रहा है, हम छेना को फिर से गूंथना शुरू करते हैं और हम उसे तब तक गूंथेंगे जब तक इसकी स्मूथ कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती।
छेना गूंथते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये कभी भी ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ड्राइनेस दिखता है तो आप इसमें 2 से 3 बूंदे पानी की डाल करके इसे मॉइस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर छेना ड्राई हो जाता है तो मैंने बताया था पहले भी कि इसमें क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं और बाद में ये प्रॉब्लम करेगा। छेना गूंथते समय किसी खास तरीके से गूंथने का कोई सख्त नियम या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें केवल इतना ही करना है कि इस छेने को स्मूथ बनाना है और इसे डो के फॉर्म में बाइंड करने की कोशिश करनी है। यदि छेना बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होने के कारण डो फॉर्म में बाइंड नहीं किया जा रहा तो हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर इसे गूंथ सकते हैं, लेकिन 1 टेबलस्पून से ज़्यादा कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी मत डालिए। ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालने से बाद में रसमलाई बॉल्स जो बनते हैं वो बहुत ही हार्ड बन जाते हैं, और अगर आप सही मात्रा में कॉर्नफ्लोर 1 ही टेबलस्पून डालते हैं तो इससे मदद मिलती है। जैसे कि हमारे छेना बॉल्स में बाद में क्रैक्स नहीं डेवलप होंगे और चाशनी में पकाते समय भी ये टूटकर नहीं बिखरेंगे। पर मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर छेने का डो तैयार कर लिया है। इसे मैं ज़रा सा सिलिंड्रिकल शेप में रोल बना लेती हूँ। हमें इसे ज़्यादा नहीं गूंथना है, यानी ओवर नीड नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि छेने में से थोड़ा सा तेल रिलीज़ हुआ है जो मेरे हथेली पे भी लगा है, और ये इंडिकेट करता है कि हमने अच्छे से छेने को गूंथ लिया है। सबसे पहले छेने का एक छोटा सा भाग लेकर मैं इसका बॉल बनाऊंगी। इसे इस तरीके से 2 हथेलियों के बीच में रखकर रोल करते हुए बॉल बनाना है, और इसे फ्लैट भी करते जाना है रोल करते करते। हम देख सकते हैं कि इस छेना के बॉल में एक भी क्रैक नहीं डेवलप हुआ है, ये एकदम स्मूथ बना है। हमें ऐसे ही सारे बॉल्स इस डो में से तैयार करने हैं। मैंने लगभग सारे छेना बॉल्स तैयार कर लिए हैं। यहाँ एक छोटा सा भाग बचा है जिसे मैं फिर से रोल करके दिखाऊंगी। आप इसी तरीके से करें और एकदम क्रैक फ्री बॉल बनाएं। देखिए मैंने इसे रोल कर लिया है। एक छोटा सा क्रैक दिख रहा है, इसे मैं फिर से रोल करूंगी। अब ये ठीक से बना है। तैयार किए हुए छेना डो में से 12 छेना बॉल्स बने हैं। इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है वरना ये ड्राई हो जाएंगे। हमें इन्हें तुरंत ही शुगर सिरप में पकाना शुरू करेंगे। अब हम शुगर सिरप या चाशनी के फ्लेम को हाई पे रखते हैं और खोलते हुए चाशनी में हम एक छेना बॉल डालकर देखेंगे। अगर ये नहीं बिखरेगा तो हम धीरे धीरे बाकी के छेना बॉल्स भी इसमें डाल देंगे। शुगर सिरप में बहुत सारा बबल्स होना चाहिए और ये एकदम खौलना चाहिए, तभी हमारे छेना बॉल्स अच्छे से फूलेंगे और डबल साइज के हो जाएंगे। पहला छेना बॉल जो मैंने चाशनी में डाला था वो बिल्कुल भी नहीं टूटा और अच्छे से पक रहा है, इसलिए मैं बाकी छेना बॉल्स भी इस सिरप में डाल रही हूँ। और हमें इन्हें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है। ऐसा करने से चाशनी का टेम्परेचर नहीं गिरेगा और ये पूरे टाइम अच्छे से खौलता रहेगा। मैं सारे छेना बॉल्स को शुगर सिरप में डाल चुकी हूँ। सब कुछ ठीक लग रहा है, तो अब मैं इसे 8 से 10 मिनट के लिए ढककर हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। हमें इसे ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इन 8 से 10 मिनट के दौरान बिना ढक्कन खोले आप इस ग्लास के ढक्कन में से ही देख सकते हैं कि ये कैसे पक रहे हैं। 10 मिनट के बाद मैं ये ढक्कन खोल रही हूँ और हम देख सकते हैं कि सारे छेना बॉल साइज में डबल हो चुके हैं और एकदम स्पंजी बन गए हैं। अभी फेदर टच के साथ हम इन छेना बॉल्स को एक एक करके धीरे से पलटेंगे
और ऐसा करते समय ध्यान रहे कि ये ना टूटे। अगर आपको ये करना मुश्किल लगता है तो पलटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे ऐसे ही ढककर पका सकते हैं और वे चारों तरफ से पक जाएंगे। मैंने यहाँ सारे छेना बॉल्स को पलट लिया है। अब मैं इन्हें ढककर फिर से 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। 8 से 10 मिनट के बाद मैं ढक्कन खोल देती हूँ और हम देख सकते हैं कि ये छेना बॉल्स अच्छे से पक गए हैं और डबल साइज़ के हो चुके हैं। हमें इन्हें 16 से 20 मिनट से ऊपर नहीं पकाना है, वरना ये कड़क हो जाएंगे। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम इन्हें 6 से 8 मिनट तक ज़रा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इस दौरान हम ये भी चेक कर लेंगे कि ये ठीक से पके हैं कि नहीं। उसके लिए हम एक छेना बॉल को धीरे से चम्मच से उठा लेंगे और इसे दूसरे चम्मच के ऊपर रखकर इसे जेंटली स्क्वीज़ करके इसमें से सिरप निकाल देंगे और फिर इसे ठंडे पानी में डाल देंगे। अगर ये डूब जाता है तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक चुका है। पानी में से निकालकर इसे ज़रा स्क्वीज़ करके देखें कि ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है और फिर से इसे शुगर सिरप में डाल देते हैं। अब बारी आती है असेंबल करने की। तो हम उस रस को जो सबसे पहले तैयार करके रखा था रसमलाई के लिए, उसे सामने कर देते हैं। ये अभी भी गुनगुना से भी ज़्यादा गर्म है। इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे आधा टेबलस्पून और अच्छे से मिला लेंगे। मैंने यहाँ होममेड इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है जो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। अब मैं इस राबड़ी या रस को एक चौड़े सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी गर्म है। 6 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे पके हुए छेना बॉल्स को भी मैं अब सामने कर देती हूँ। अब हम रस और छेना बॉल्स को असेंबल करेंगे और हम अपनी रसमलाई तैयार करेंगे। इन पके हुए छेना बॉल्स को अब मैं छेना रसगुल्ला कहूँगी। सबसे पहले छेना रसगुल्ला को एक कलछी से उठाएं और दूसरे पर रख दें। 2 कलछी के बीच में इसे दबाकर इसमें से चाशनी निकाल दें और फिर उसे रस में डाल दें। असेंबल करते समय या तो फिर रस या तो फिर छेना बॉल्स को गुनगुना से ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो हमारे छेना बॉल्स रस को अच्छे से सोख लेते हैं, वरना ये अच्छे से सोख नहीं पाएंगे। इसी तरीके से निचोड़कर मैं सारे छेना रसगुल्ला को रस में डाल दूंगी। ये आखिरी छेना रसगुल्ला बचा है, इसे भी मैं निचोड़कर रस में डाल दूंगी। उसके बाद जो ये शुगर सिरप बचता है, इसे आप रीयूज़ कर सकते हैं किसी और रेसिपी के लिए। मैंने सारे छेना रसगुल्ला को राबड़ी में या रस में भिगो दिए हैं। मन तो कर रहा है कि मैं इसे अभी ही खा लूं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इसे कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। किचन के काउंटर टॉप पे किसी एक कॉर्नर में हम इसे रख देंगे और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस दौरान छेना रसगुल्ला ज़्यादा से ज़्यादा रस सोख लेगा। 5 से 6 घंटे बाद आप इसे ओपन करके चेक कर लें कि छेना रसगुल्ला ने काफ़ी रस सोख कर लिया है। अब आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर लें। 2 से 3 घंटे बाद आप रसमलाई को फ्रिज से बाहर निकाल सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। रसमलाई को मैं डीप सर्विंग प्लेट पर सर्व करके दिखाती हूँ।
रसमलाई को मैं केसर के धागे से गार्निश कर देती हूँ। बाकी सारे रसमलाई को भी मैं एक सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और अच्छे से सजाकर मैंने यहाँ दिखाया है ना बहुत ही टेम्पटिंग। इसे भी मैं सैफरन स्ट्रैंड्स या केसर के धागे से गार्निश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी सॉफ्ट, स्पंजी और माउथ वाटरिंग रसमलाई तैयार। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको यह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे बनाने का ज़रूर प्रयास करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।